को रुकना और अपने आप हमने चुन लिया कि 815 करना है। यह संख्या कहां से आया? नागपुर से आया? किसी शाखा से आया? कहां से आया? कोई सरकारी दस्तावेज, कोई पार्लियामेंट्री पेपर, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट? कहां से आया 815 नंबर? क्या आसमान से टपक गया? कहां से आया? यही तो हम जानना चाहते हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार के पास इस विधेयक को इंट्रोड्यूस करने की लेजिस्लेटिव कंपिटेंस है ही नहीं कि वो सरकार अपने आप कैसे तय कर ले कि पार्लियामेंट की सदन की संख्या कितनी बढ़नी चाहिए अपने आप, बिना सेंसस की। तो बार बार यह हमको पता चलता है कि आप डिलिमिटेशन को एक राजनीतिक अस्त्र के रूप से, आप इसको एक हथियार के रूप से आप इसको व्यवहार करना चाहते हैं, जो मंशा नहीं थी। जो हमारे संविधान के निर्माता थे, डिलिमिटेशन किसी राजनीतिक दल के राजनीतिक हथियार के रूप में निर्माण करना उनका मंशा नहीं था। डिलिमिटेशन की मंशा क्या थी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, प्रशासन के लिए, सुशासन के लिए हम अपने डिलिमिटेशन अपने विधानसभाओं का, लोकसभा क्षेत्रों का ऐसा करें ताकि लोगों को प्रशासनिक सुविधा मिले, ताकि सुशासन सुचारू रूप से हो। इस उद्देश्य से डिलिमिटेशन हुआ था। लेकिन हमने देखा है कि इस सरकार के द्वारा किस प्रकार से डिलिमिटेशन को, किस प्रकार से एक निजी और काफी निम्न स्तर के राजनीतिक अस्त्र इसको बनाया गया। मैं 2 प्रदेशों का उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे आज डिलिमिटेशन का व्यवहार किया जा रहा है। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा आसाम, दोनों प्रदेशों में डिलिमिटेशन, दोनों प्रदेशों में। और एक में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के जब आपने परिसीमन की तो वहां पे आपने डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई और वहां पर आपने सेंसस, कौन से सेंसस का आपने इस्तेमाल किया? 2011 का। और दूसरी तरफ आपने असम में परिसीमन की, वहां पे परिसीमन की दायित्व खुद केंद्र चुनाव आयोग ने ले ली और वहां पर परिसीमन के सेंसस के आधार पर हुआ 2001 का। आप सोच समझ सकते हो कि भारत में 21वीं सदी में 2022 से 2023 में लगभग 1.5 वर्ष के कार्यकाल में भारत के 2 प्रदेशों में परिसीमन हो रहा है। एक 2011 के सेंसस के आधार पर, एक 2001 के आधार पर, एक जगह डिलिमिटेशन कमीशन, एक जगह चुनाव आयोग। तो साफ साफ पता चलता है कि यह डिलिमिटेशन किसी प्रकार से नागरिकों को, आम नागरिकों को सुविधा देने के लिए नहीं, डिलिमिटेशन बस आप अपने राजनीतिक सत्ता को और मजबूत करने के लिए, अपने राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। अब यही चीज जो उन्होंने असम में किया, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, अब महिला आरक्षण के द्वारा पूरे देश में यह करना चाहते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है, दुख की बात है कि आप इस प्रकार का महिलाओं का आप राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं महिला आरक्षण के नाम पर। आप भारतीय संस्कृति की बात करते हो, भारत के देवी देवताओं की बात करते हो, भारत के उपनिषद और पुराणों की बात करते हो, यह है आपका मंशा, डिलिमिटेशन। ये बिल महिला विरोधी है, ये बिल जाति जनगणना विरोधी है, ये बिल संविधान विरोधी है, ये बिल जो हमारे पूरे प्रदेश का, पूरे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके विरोधी। हम दोबारा आपको कह रहे हैं, लाइए महिला आरक्षण, हम इसके विरोध में नहीं है, महिला आरक्षण लाइए, लेकिन ये परिसीमन के अटकेले और इस परिसीमन के जाल से इसको बाहर निकालिए, सरल करिए, आसान करिए, लागू करिए, ताकि हम सब देख पाए। इससे महिला आरक्षण के द्वारा आप अपने राजनीतिक रोटियों को मत सेकें। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि काफी परिसीमन को लेकर इस देश में गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिस सवालों का जवाब, जिस मसलों का समाधान पूर्व में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने किया है और काफी एक बारीकी से काफी संतुलन उन्होंने सृष्टि करने में वो सफल हुए। उस संतुलन को आप अपने राजनीतिक रोटी के लिए, अपने राजनीतिक मुनाफा के लिए भारत के उस संतुलन को मत बिगाड़िए, मत बिगाड़िए। आज भी हम एक, जैसे राहुल जी ने कहा है कई बार कि हम यूनियन है एक स्टेट्स की। इस यूनियन में चाहे स्टेट की जनसंख्या बड़ी हो या स्टेट की जनसंख्या कम हो, जनसंख्या के आधार पर उनको राजनीतिक रूप से उनकी ताकत को आप कम मत करिए या बढ़ाइए मत, सबको तवज्जो मिले, भारत की जो हमारी अखंडता है वो अमल रहे और भारत हमेशा सशक्त रहे। इसीलिए परिसीमन पर गंभीर चर्चा हो और इस प्रकार से बुलडोज ना करे। महिला आरक्षण पर आप उसको इस ढांचे से निकाल एक सरल बिल लाइए, जो आप हमारी सुझाव को कबूल करिए। इसलिए आपने इस प्रकार के गैर संवैधानिक, गैर महिला, गैर जाति जनगणना, गैर जो हमारे संघीय ढांचे के खिलाफ बिल लाने के कारण हम पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध करते हैं। धन्यवाद।